गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बोर्ड के बुक का बोर्ड के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक, उसमें से शायद हमने पहला क्वेश्चन जो है दया और क्षमा वाला, वो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, आज हम उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड के क्वेश्चन बोर्ड के बुक का क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 27। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of शिल्पा एंड कटरीना। तो शिल्पा और कटरीना इनकी पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म के हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया है। ठीक, ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे 5 एडजस्टमेंट्स दी है। तो पहले हम एडजस्टमेंट का मार्किंग लगा लेते हैं। सबसे पहला दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मार्किंग कहीं नहीं आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रॉयल्टी और वेजेस, तो डेबिट साइड में देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद वेजेस दिया है। उसके बाद डेबिट साइड में सेकंड लास्ट पॉइंट रॉयल्टीज दिया है, उसको मार्क करके रखो। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ, तो सैलरी दिया है क्या, देखो डेबिट साइड में। वेजेस के नीचे ही दिया है सैलरी, उसको मार्क करके रखो। उसके बाद क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, मतलब ये आपकी फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी है, तो इसका मार्किंग डेटर्स को 2 मार्क लगा दो और बैड डेट्स को मार्क लगा दो। उसके बाद डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%, तो डेबिट साइड में सबसे ऊपर ही दिया है लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। ठीक है, इसको मार्क करके रखो। लिखिए, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। उसके बाद सेम वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेम वैसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे। करो रोलिंग। करो सब लोग रोलिंग। देखिए, सबका रोलिंग हो गया होगा। देखिए, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ये असेट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग ये असेट होती है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग।
बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखिए लैंड बिल्डिंग, और उसको मार्क लगाकर रखा है इसीलिए उसको इनर में लिखेंगे। तो लिखो लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग 37,800। देन फर्नीचर, फर्नीचर ये भी बिजनेस की असेट है, फर्नीचर ये भी बिजनेस की असेट है, तो ये भी बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। इसके बाद 2 लाइन छोड़कर फर्नीचर, फर्नीचर को भी मार्क लगा के रखा है इसीलिए उसको भी इनर में लिखेंगे। ठीक है, 17,250। देन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर, डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब ऐसे लोग, कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हम गुड्स क्या करते हैं, क्रेडिट पर बेचते हैं, तो हमें उनसे पैसा लेना है। लेना है मतलब रिसीवेबल है, लेना है मतलब रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे। डेटर्स पर भी मार्क लगा के रखा है इसीलिए उसको भी इनर में लिखेंगे 40,000, डेटर्स 40,000। ठीक, उसके बाद स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 इज द ओपनिंग डेट ऑफ करंट ईयर, मतलब ये ओपनिंग डेट का स्टॉक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 65,000, टू ओपनिंग स्टॉक 65,000। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया, बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया, मतलब हमारा उतने का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो वो P&L के डेबिट में लिखेंगे। तो लिखो P&L के डेबिट में 1 लाइन छोड़कर टू बैड डेट्स, यहां चार्ट बनेगा, इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, फिर इसमें ऐड करेंगे न्यू RDD, फिर इसमें से लेस करेंगे ओल्ड RDD, इसमें से लेस करेंगे ओल्ड RDD। तो बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। ठीक है, तो ये चार्ट में 4 चीजें हैं, 4 में से पहला और आखिरी मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। बैड डेट्स और ओल्ड RDD, बैड डेट्स और ओल्ड RDD ये हमें मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, ये हमें कहां मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। फर्दर बैड डेट्स और न्यू RDD, फर्दर बैड डेट्स और न्यू RDD ये हमें मिलेगा एडजस्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है इसीलिए P&L के डेबिट में, तो लिखो P&L के डेबिट में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 4,000। वेजेस, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस इनर में लिखिए 3,000। देन सैलरी, सैलरी ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन सैलरी ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको दी जाती है, सैलरी ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी दी जाती है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, इसलिए ये आएगा P&L के डेबिट साइड में।
तो पी एंड एल के डेबिट में टू सैलरी, उसको भी मार्क करके रखा है 5000, 5000। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ, कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ द गुड्स, बराबर। तो ये गुड्स परचेस करते समय का कैरेज है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना 4000, कैरेज इनवर्ड 4000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है सेल्स रिटर्न, नेक्स्ट क्या दिया है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हमेशा सेल्स में से माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न को हमेशा सेल्स में से माइनस करते हैं, तो सेल्स में से लेस किया जाएगा, सेल्स आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, उसमें से लेस सेल्स रिटर्न, उसमें से लेस सेल्स रिटर्न 2000। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब ओनर ने बिजनेस में से निकाला हुआ पैसा, ड्राइंग्स मींस ओनर ने बिजनेस में से जो गुड्स या कैश पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया उसे कहा जाता है ड्राइंग्स, उसे क्या कहेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ये हमेशा, ड्राइंग्स ये हमेशा कैपिटल में से एडजस्ट किया जाता है। कैपिटल मतलब क्या, ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, ड्राइंग्स मतलब क्या, ओनर ने बिजनेस में से निकाला हुआ पैसा। तो ड्राइंग्स ये हमेशा कैपिटल में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले शिल्पा कैपिटल, उसमें से लेस उसका ड्राइंग्स, शिल्पा का ड्राइंग्स 2000। उसके बाद कटरीना कैपिटल, उसमें से लेस उसका ड्राइंग्स कितना है 3000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया है, इसका मतलब ये डिस्काउंट हमने दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है मतलब हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस है इसीलिए पी एंड एल के डेबिट में टू डिस्काउंट। डेबिट साइड के डिस्काउंट को हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड 2030, 2030, ठीक। उसके बाद एडवांस गिवन टू शाहरुख, शाहरुख को हमने एडवांस दिया मतलब उसको हमने लोन दिया, तो हमें वो पैसा फ्यूचर में शाहरुख से क्या करना है, वापस लेना है। आज हमने शाहरुख को कुछ पैसा एडवांस के तौर पर दिया, एडवांस के तौर पर दिया, इसका मतलब हमने उसको लोन दिया, तो वो दिया हुआ लोन हमें उनसे फ्यूचर में क्या करना है, वापस लेना है। लेना है मतलब रिसीवेबल है, लेना है मतलब रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में आएगा एडवांस गिवन टू शाहरुख। डेटस के बाद 4 लाइन छोड़कर एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस गिवन टू शाहरुख 10,000, 10,000 का एडवांस दिया गया है। देन कैश इन हैंड,
कैश इन हैंड मतलब हमारे पास पैसा है, पैसा है मतलब हमारी वो असेट है, संपत्ति है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 20,000। देन कैश एट बैंक, कैश एट बैंक मतलब हमारा बैंक में पैसा है, बैंक में पैसा है मतलब हमारी वो असेट है, तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक असेट में आएगा कितना 8,000। उसके बाद इंटरेस्ट डेबिट में दिया है, इंटरेस्ट डेबिट में दिया है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है, मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है इसीलिए वो पी एंड एल के डेबिट में आएगा, तो पी एंड एल के डेबिट में लिखो टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, पी एंड एल के डेबिट में टू इंटरेस्ट 1,000, टू इंटरेस्ट 1,000। देन कमीशन, कमीशन डेबिट में है इसका मतलब वो एक्सपेंस है, कमीशन डेबिट में दिया है इसका मतलब वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में टू कमीशन, टू कमीशन कितना 2,000, कमीशन 2,000। देन रॉयल्टी, रॉयल्टी ये प्रोडक्शन के समय दी जाती है, मतलब ये एक्सपेंस है लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड है इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में, और उस पर एडजस्टमेंट भी है। रॉयल्टीज 2,000, ठीक। उसके बाद परचेसेस 50,000, 50,000 के गुड्स हमने परचेस किए, मतलब परचेस ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे परचेसेस, परचेसेस 50,000, परचेसेस 50,000, ठीक। अब परचेस रिटर्न है क्या देखो तो क्रेडिट साइड में है, जिसको इनर में लिखो परचेसेस 50,000, परचेसेस 50,000, ठीक। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस देखो। कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, तो जब ये बिजनेस बंद करने की बारी आएगी तो ओनर का पैसा ओनर को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, जब ये बिजनेस बंद करने की बारी आएगी तो ओनर का पैसा ओनर को क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा, मतलब बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हमने लिखकर ही रखा है, शिल्पा का कैपिटल 45, उसमें से 2,000 का ड्राइंग्स माइनस किया तो 43, उसके बाद कैटरीना का कैपिटल 45,000, उसमें से 3,000 माइनस किया तो 42,000, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल, एनीथिंग इज पेबल इज आर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटी में आएगा 17,500, 17,500। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किया, बैंक से हमने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किया, तो ये पैसा मुझे फ्यूचर में बैंक को वापस करना है, ये पैसा मुझे फ्यूचर में बैंक को वापस करना है, मतलब मेरे लिए वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में लिखता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। परचेस रिटर्न,
परचेस रिटर्न, मतलब ये जो गुड्स हमने परचेस किए 50,000 के, उसमें से 1480 के गुड्स क्या कर दिए, वापस कर दिए। क्या कर दिए, वापस कर दिए, मतलब रिटर्न किए। तो इसमें से उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लेस परचेस रिटर्न, लेस परचेस रिटर्न कितना, 1480, तो 48,520, 48,520, 48,520। उसके बाद देन सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब ऐसे लोग, क्रेडिटर्स मतलब ऐसे लोग जिनसे हमने गुड्स क्या किया, क्रेडिट पर परचेस किया, तो हमें उनका पैसा उनको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000। देन बैंक टू लोन, बैंक से हमने लोन लिया, अब लिया हुआ लोन कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, लिया हुआ लोन कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, मतलब ये लाइबिलिटी है, तो इसे भी लाइबिलिटी में लिखेंगे। बैंक लोन कितना है, 15,000, 15,000। देन इंटरेस्ट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड मतलब इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसिव्ड मतलब इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला मतलब वो इनकम हुआ, इनकम है, ठीक है। सेल नाम का इनकम यदि होगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, अदर देन सेल जो इनकम होगा उसे P&L के क्रेडिट में लिखो, तो लिखो P&L के क्रेडिट में ऊपर 2 लाइन छोड़कर, बाय इंटरेस्ट रिसिव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसिव्ड 1,500, 1,500, ठीक। देन आरडीडी 1,000, अब ये आरडीडी 1,000 ट्रायल बैलेंस में दी है, ट्रायल बैलेंस में दी हुई आरडीडी ये पुरानी आरडीडी होती है, मतलब ओल्ड आरडीडी होती है, बराबर। तो ओल्ड आरडीडी इस चार्ट में से यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1,000 ओल्ड आरडीडी के सामने माइनस करना है 1,000। देन सेल्स, सेल्स दिया है 1,20,000, तो सेल ये हमारे बिजनेस का इनकम है और डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, इस वजह से ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में 1,20,000, उसमें से 2,000 के गुड्स रिटर्न आ गए, तो नेट सेल हो जाएगा 1,18,000, नेट सेल आएगा 1,18,000, ठीक। ये हमारे ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस का हमने एक इफेक्ट दिया। अब नीचे जो एडजस्टमेंट दी है वो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट रहेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या दी है, द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट 58,000 ऑन 31st March 2019, मतलब साल के आखिरी में, साल के आखिरी में 58,000 का स्टॉक बच गया, 58,000 का स्टॉक बच गया। अब ओपनिंग स्टॉक लिखा ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक लिखा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000, क्लोजिंग स्टॉक 58,000। अब एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट रहेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक है मतलब साल के आखिरी के दिन का स्टॉक है, साल के आखिरी के दिन का स्टॉक है, मतलब हमारी वो असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 58,000, क्लोजिंग स्टॉक 58,000।
ठीक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी 1500 और वेजेस 800। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, मतलब जो हमने पे करना चाहिए था लेकिन हमने पे नहीं किया। अब इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस है, हमने पे करना चाहिए था लेकिन हमने पे नहीं किया, तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अब इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस है, तो सबसे पहले इस साल के एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे, इस साल के एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना 800। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, रॉयल्टी में ऐड कर दो, कितनी है 1500, तो 3800, 1500 तो 3500। तो ये एक्सपेंस ड्यू हो गया, इस साल का एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंसेस में ऐड किया, लेकिन पेड है कि पेड नहीं है। मैंने क्या बोला, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब हमने पे नहीं किया, अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा। अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, तो लिखिए लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 और आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1500, 1500। ठीक है, ये सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000, मतलब हमारे यहां जो स्टाफ मतलब एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको हमने क्या पे किया, सैलरी पे किया। तो ये देखो सैलरी पे की हुई यहां है 5000, इसमें से वो ये कह रहे हैं कि 2000 की सैलरी ये एडवांस में दी है, 2000 की सैलरी क्या की है, एडवांस में दी है। एडवांस में दी है इसका मतलब ये है कि वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल का एक्सपेंस है। इस साल का एक्सपेंस नहीं है, अगले साल का एक्सपेंस है। अब इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं तो इस साल के एक्सपेंसेस के लिस्ट में नहीं आना चाहिए, तो यहां से उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसे ही हम प्रीपेड सैलरी कहेंगे, इसे ही क्या कहेंगे, प्रीपेड सैलरी। तो लेस प्रीपेड सैलरी कितना 2000, तो इस साल का आ जाएगा 3000। अब यहां से माइनस क्यों किया सर, यहां से माइनस इसलिए किया क्योंकि इस साल का एक्सपेंस नहीं है, बराबर। अब ये 2000 इस साल पे तो कर दिया, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू, बराबर। इस साल का एक्सपेंस नहीं है इसलिए माइनस कर दिया, लेकिन पे तो कर दिया सर, कौन से साल के लिए, अगले साल के लिए। तो अगले साल मैं क्या करूंगा, उन एम्प्लॉय से सर्विसेज लूंगा, उन एम्प्लॉय से सर्विसेज लूंगा। तो मुझे सर्विसेज क्या करना है, रिसीवेबल है, सर्विसेज लेना है, सर्विसेज रिसीवेबल है, रिसीवेबल है इसलिए वो हमारी असेट है, इसलिए असेट में लिखता हूं प्रीपेड सैलरी या सैलरी पेड इन एडवांस। प्रीपेड सैलरी कितना 2000, प्रीपेड सैलरी 2000। ठीक, उसके बाद क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000, मतलब 1000 रुपए और डूब गए। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन डेटर्स, पैसा वो लोग डुबाएंगे जिनको हमने
क्रेडिट पर बेचा है। पैसा वो लोग डुबाएंगे जिनको हमने क्रेडिट पर मतलब उधारी पर बेचा है। तो ऐसा हमने क्रेडिट पर मतलब उधारी पर कितने का बेचा है? 40,000 का। ये डेटर्स है ना। डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हमने क्रेडिट पर क्या किया? बेच दिया। तो हमें उनसे पैसा क्या करना है? लेना है। साल के अंत में यह पता चला कि एक कस्टमर है, उसने 1,000 रुपया और डुबा दिया। 1,000 रुपया और डुबा दिया, मतलब इसमें से 1,000 रुपया मिलने वाला नहीं है। इसमें से 1,000 रुपया मिलने वाला नहीं है। तो जो पैसा नहीं मिलेगा वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। मुझे लेने थे 40,000, लेकिन एक जन मुझे 1,000 रुपए का चूना लगाकर चला गया, मतलब मेरा 1,000 रुपए डूब गया। तो 1,000 रुपया नहीं मिलेगा, तो इसमें से 1,000 रुपया नहीं मिलेगा तो वो माइनस कर दो। तो लेस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 1,000, तो 39,000। अब 1,000 रुपया डूब गया, मेरा पहले से ही 400 रुपया बैड डेट्स है। अब और 1,000 रुपया डूब गया तो मेरा बैड डेट्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बराबर। तो इसको बढ़ाना है, इसलिए उसने ऐड किया। तो ऐड फर्दर बैड डेट्स 1,000, तो टोटल हो गया 1,400। ठीक है। उसके बाद एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सैंड्री डेटर्स, एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सैंड्री 3% ऑन सैंड्री डेटर्स। तो ये डेटर्स है, 40,000 के डेटर्स थे, उसमें से 1,000 रुपया डूब गया, अब बचा 39,000। अब इसमें से भी हमें ये लग रहा है, इसमें से भी हमें ये लग रहा है कि 3% अमाउंट नहीं मिलेगी। ठीक, अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि यदि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का यदि आपको अनुमान है, एंटिसिपेशन है, तो आप आज ही रिजर्व क्रिएट करके रखो। तो हमें यह लग रहा है कि ये 39,000 में से भी 3% नहीं मिलेगा। तो 39,000 का 3% निकालो। 39,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। 3 इंटू 0 0, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो 1170। तो 1170 ये इस साल की हम आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसे कहूंगा न्यू आरडीडी। कितना परसेंट? तो सर 3%। तो 1,170 माइनस करेंगे तो 37,830। 37,830। अब ये 1,170 क्या है? ये एक्सपेक्टेड लॉस है। लॉस है तो वो भी P&L के डेबिट में आएगा। तो यहां देखो न्यू आरडीडी लिखा है, उसके सामने 1,170। तो 1,400 प्लस 1,170 तो 2,570। इसमें से 1,000 पुरानी आरडीडी है, बराबर। पुरानी आरडीडी है तो उसको माइनस कर दो, तो आएगा 1,570। 1,570 1,570। ठीक है। देन डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। अब डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस डेप्रिसिएशन
लैंडन बिल्डिंग पर कितना है 5%, एट द रेट 5%, तो 37,800 का मैं यहां रफ वर्क कर रहा हूं। 37,800 का 5%, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 8 5 40, 7 5 35, 35 plus 4 39, 3 5 3 15, 15 plus 3 18, 1890, तो 1890 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 0 1 9 5 3 35,910 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फर्नीचर पर 10% बोल रहा है तो फर्नीचर में से भी लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो 10% 1725, 1725, अब डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू कम हो गई, इसलिए असेट में से क्या किया माइनस किया, असेट में से माइनस किया। दूसरा इफेक्ट जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, दूसरा इफेक्ट जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, मतलब असेट में से माइनस कर दिया और पी एंड एल के डेबिट में लिख दिया। तो पी एंड एल के डेबिट में लिखो टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन on London building पर 1890, on furniture पर 1725, तो 3615 समझा है सबको? ये हमारे दिए हुए एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए। डेप्रिसिएशन क्या किया, असेट में से माइनस किया, पी एंड एल के डेबिट में लिखा, असेट में से माइनस किया, पी एंड एल के डेबिट में लिखा, बराबर। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या किया, एक्सपेंसेस में से माइनस किया और असेट में लिखा, प्रीपेड एक्सपेंस में से माइनस किया और असेट में लिखा, ठीक है। उसके बाद फर्दर बैड डेट्स क्या किया, डेटर्स में से माइनस किया, पी एंड एल के डेबिट में लिखा। न्यू आरडीडी भी क्या किया, डेटर्स में से माइनस किया, पी एंड एल के डेबिट में लिखा। लेकिन जो न्यू आरडीडी है वो बैड डेट्स माइनस करने के बाद की जो अमाउंट रहेगी उस पर क्रिएट करना है। आउटस्टैंडिंग तो आपको पता है एक्सपेंसेस में ऐड करना है और लायबिलिटीज में लिखना है। अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहां पर एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं थी, तो अब हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे। करो सब लोग क्लोजिंग। क्रेडिट की टोटल लो, डेबिट की टोटल लो, ट्रेडिंग के क्रेडिट की टोटल, $176 क्रेडिट की टोटल है, डेबिट की टोटल 8 + 5 13 + 5 18 into बराबर कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 8 24, carry 2, 2 + 4 6 और 6, 1,24,000, 1,24,000। क्रेडिट की टोटल 176 और डेबिट की टोटल 1,24,000।
अब जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे। अब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे। 1,76,000 और 1,76,000। अब डिफरेंस निकालेंगे। जीरो जीरो में से 2 नहीं जाएगा तो यहां 10, 10 में से 2 गया 8, यहां 10, 10 में से उधर गया इधर 9, 9, 1, यहां 5, 5 में से 4, 1, यहां 5, 51,180, 51,180, 51,180 वहां लिखेंगे जहां की टोटल कम है, जहां की टोटल कम है। डेबिट की टोटल कम थी वहां लिखा। अब क्रेडिट साइड होती है इनकम साइड और डेबिट साइड होती है एक्सपेंस साइड। मतलब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है मतलब ये हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ट्रेडिंग से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। कैरिड डाउन लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट में से पी एंड एल के क्रेडिट में आएगा। तो पी एंड एल के क्रेडिट में लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहां ब्रॉट डाउन 51,180, 51,180। अब पी एंड एल को क्लोज करेंगे, पी एंड एल को क्लोज करेंगे। लीजिए टोटल, सब लोग करो टोटल, टोटलिंग करो। करो सब लोग टोटल। क्रेडिट की टोटल सिंपल है 51 प्लस 1 52, 52 680। डेबिट की टोटल 00005 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, कैरी 1 2 6 9 11 12 13 14, 14 प्लस 3 17। डेबिट की टोटल आ रही होगी 17,215। ठीक। अब यहां पर भी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो वो दोनों जगह लिखेंगे 52,680, 52,680, 52,680। अब डिफरेंस 0 10 5 7 6 4 5 35 465, 35 465। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसलिए डिफरेंस डेबिट में लिखना पड़ेगा 35 465। अब फिर से क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से। इनकम ज्यादा है
इसका मतलब ये भी प्रॉफिट है। इनकम ज्यादा है, इसका मतलब ये भी क्या है, प्रॉफिट है। पी एंड एल से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है नेट प्रॉफिट। पी एंड एल से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है नेट प्रॉफिट, बराबर। अब ये जो हम अकाउंटिंग किए या ये जो प्रॉफिट आया, ये पार्टनरशिप फर्म का आया। ये जो प्रॉफिट आया ये पार्टनरशिप फर्म का आया। अब इस पार्टनरशिप फर्म के दो मालक है, एक है शिल्पा और दूसरी है कैटरीना, बराबर। तो ये प्रॉफिट भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये प्रॉफिट भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो प्रॉफिट दोनों में कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, लेकिन कौन से रेशो में करना है? तो क्वेश्चन में पहली दो लाइनें देखो तो कुछ दिया है क्या? कहीं पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ नहीं है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं जाएगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं जाएगा, तो ऐसे समय प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे समय प्रॉफिट को इक्वली क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो 35,465 का प्रॉफिट आया, ये शिल्पा और कैटरीना में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1:1 में जाएगा। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 3 जा और 2 2 जा, मतलब 17,732.5 और 17,732.5 ऐसा आएगा। तो हम ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो एक को 2 दे देंगे और एक को 3 दे देंगे, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट शिल्पा और कैटरीना में बटेगा। तो शिल्पा को 17,732 दिया और इसको 17,733 दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमें ओनर को देना पड़ेगा। प्रॉफिट हमें ओनर को देना पड़ेगा, मतलब हमारी लायबिलिटी है। तो हम ओनर के अकाउंट में, मतलब उसके कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे। तो शिल्पा का प्रॉफिट शिल्पा के कैपिटल में ऐड, नेट प्रॉफिट 17,732। उसके बाद कैटरीना का प्रॉफिट उसके हिस्से में ऐड, तो 60,732, 59,733। अब ये बैलेंस शीट की टोटल लीजिए, ये बैलेंस शीट की टोटल सेम आनी चाहिए, मतलब बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। करो बैलेंस शीट की टोटल। 3 + 2 5, 3 + 3 6, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 8 27, 27 + 5 32, 3 5 3 + 9 12, 12 + 7 19, 21, 21 + 5 26 + 1 27, carry 2, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 14 15 16 17 18, to 187 265, 187 265। यहां की लेते हैं 0 5 5 5 1 3 6 9 5 14, 14 + 8 22, 22
कैरी 2, 5 plus 2 7, 7 plus 5 12, 12 plus 5 7 19, 19 plus 10 29, 29 plus 8 37, 3, 3 plus 3 6, 7 8 9 10 11 12 13, 13 plus 5 18, 187 265, 187 265। ये आपके बैलेंस शीट की टोटल आ गई। ठीक है, समझाया है सबको ये। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।